हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं और इस चैप्टर का नाम है LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले हम लोगों ने बेटा एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था हमारा 1950 से 1990, उसके ड्यूरेशन में हमारा क्या क्या चेंजेस आए थे उसको हम लोग ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, यानी कि अब हमारी सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे भारत में कुछ चेंजेस लाए थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसी के अंदर बेटा हम लोग पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बेटा आप लोग ध्यान देंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारा होता क्या है। सबसे पहले हम इसको जानेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक नया पॉलिसी सेट करना, एक नया नियम कानून बनाना, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्टेड टू द एक्सेलरेट द पेस स्पीड ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हमारे भारत के परिवर्तन के लिए, हमारे भारत के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, एक पॉलिसीज बनाते हैं, एक नियम को सेट करते हैं। इस नियम को, इस पॉलिसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। तो ये था बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक छोटा सा डेफिनेशन। उसके बाद हमारे भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड परिवर्तन लाना, बदलाव लाने का मेन रीजन क्या था, क्यों लाया गया हमारे भारत में। तो स्टार्ट करते हैं रीजन फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या रीजन था? सबसे पहला, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। सही बात है, जब हमारे भारत से अंग्रेज छोड़ के चले गए थे उसके बाद हमारा जो भारत का कंडीशन बहुत खराब था, जिसके बाद सरकार ने कोशिश किया कि इकोनॉमिक्स को, हमारे भारत के इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, हमारे जीडीपी को बढ़ाया जाए, हमारे कंट्री को ग्रोथ किया जाए, बट हो नहीं पा रहा था उनसे। हमारे अच्छा एक सवाल है बेटा, हमारे भारत में उस समय कौन सा पॉलिसी यूज किया जा रहा था, कौन सा इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सा बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी को यूज किया जा रहा था, सिस्टम को यूज किया जा रहा था, जिसमें आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आता है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों आते हैं। ठीक है, दोनों का रोल उसमें होता है, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सरकार का परफॉर्मेंस था, पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था बहुत खराब था, अच्छे से हो नहीं पा रहा था, उनसे मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ा, इकोनॉमिक में बदलाव लाना पड़ा था। दूसरा था डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ गया था बेटा। इससे एक लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है बेटा बीओपी। बीओपी में आप लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट का मतलब क्या होता है। डेफिसिट का मतलब ये होता है बेटा कि आपका इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट कम हो जाए, यानी कि हम अदर कंट्री से ज्यादा खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं कम, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में बेटा मान्य क्या होगा, हमारे यहां से पैसा ज्यादा जाने लगेगा। जब हमारे कंट्री से पैसा ज्यादा जाने लगेगा बेटा, तो क्या हमारे पास पैसा बचेगा, हमारे ग्रोथ के लिए पैसा बचेगा? नहीं बचेगा बेटा। तो ऐसे पेमेंट को कहते हैं बेटा डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहां पर क्या होता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है, इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है। तो इसके कारण हमारे इकोनॉमी में पैसा कम होने लगता है। इसके लिए बेटा हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया, चेंजेस लाया गया। तीसरा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बेटा महंगाई होने लगा। अब महंगाई क्यों होता है? जब मनी सप्लाई बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा? मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो बेटा प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दैट कंडीशन हमारे पास गुड्स का सप्लाई होना कम हो गया, शॉर्टेज हो गया। गुड्स क्या हो गया बेटा? शॉर्टेज हो गया। तो शॉर्टेज होगा तो बेटा प्राइस बढ़ा। अब प्राइस बढ़ेगा तो ये क्या शो करता है बेटा? महंगाई। तो महंगाई होने का मतलब हमारे कंट्रोल के बाहर हो गया, तो हमारा इकोनॉमिक डाउन होने लगा, खराब होने लगा। तो इस सिनेरियो में बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा। फोर्थ क्या बेटा? फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बेटा देखिए, हमारे पास जो हमारे आरबीआई है, आरबीआई के पास होता है ना फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व, किसके पास होता है? फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है बेटा अदर कंट्री की करेंसीज। तो अदर कंट्री के जो करेंसीज हमारे सेंट्रल बैंक के पास बहुत कम हो गया है, जिसके कारण अगर बाहर से कोई हमारे देश में आता है काम करने के लिए, तो हम उसको जो पे करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज पे करेंगे ना। तो अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा तो कहां से उसको पे करेंगे? या फिर हमको अचानक से कोई बेटा हमको अर्जेंट हो गया कि हमको क्या करना है कि ट्रांसफर करना है अदर कंट्री में पैसा, तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा? तो फॉरेन एक्सचेंज तब भी मेरे पास कम हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज कम होने के कारण हमारा इकोनॉमी डगमगाने लगा था। सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो गई थी, तो इसको भी सही करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ा। उसके बाद ह्यूज बर्डन ऑफ द डेप्ट।
हमारी सरकार इतना कर्जा ले ली थी, इन अदर कंट्री से भी इतना ज्यादा लोन ले ली थी सरकार कि जिसके कारण वो चुकता नहीं कर पा रही थी, पे नहीं कर पा रही थी, उसको बर्डन होने लगा था। तो इस बर्डन को भी दूर करने के लिए बेटा हमें इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स लाना पड़ा। उसके बाद है इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। अब यहां पर बताइए इनसफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा। अब कौन मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पा रहा? सरकार, पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही, जिसके कारण बेटा बेरोजगारी हो रहा है, पॉवर्टी हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट हो रहा है। देख रहे हैं ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो बेटा यहां पर सरकार ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही, तो इसके लिए भी बेटा हमें क्या लाना पड़ा? इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स लाना पड़ा। ये बेटे हमारे रीजंस है कि पब्लिक सेक्टर सरकार का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो गया था, माइनस में चला गया था क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया। इन्फ्लेशनरी प्रेशर होने लगा बेटा, महंगाई बढ़ने लगा क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा होने लगा, है ना, प्राइस बढ़ने लगा, शॉर्टेज हो गया हमारे पास, इन नेसेसरी गुड्स का शॉर्टेज हो गया, कमी होने लगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक के पास कम होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि हमें हमारी इकोनॉमी डाउन होने लगी। तो इस सिनेरियो में भी इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स आना पड़ा। बर्डन होने लगा बेटा, सरकार इतना लोन लेके बैठ गई थी कि चुकता नहीं कर पा रही, पे नहीं कर पा रही, मैनेज सरकार हमारा अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही, ये रीजन था। ठीक है, यहां तक कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब जरा ये जान लीजिए बेटा कि हम लोग ये पढ़ते हैं बेटा कि क्राइसिस ऑफ 1991 मतलब ये बता रहा है बेटा जब हमारे भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, बहुत ज्यादा पैसे की किल्लत हो गई थी, पैसा कम पड़ गया था हमारे भारत में। तो हमारे भारत की सरकार ने क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? दो जगह से उन्होंने हेल्प लिया। एक तो आपका आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और दूसरा आपका वर्ल्ड बैंक से उन्होंने हेल्प मांगा। वर्ल्ड बैंक को बेटा आईबीआरडी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि 1991 में भारत में हमारे एक आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे भारत के, जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने बेटा क्या किया? दो जगह से, दो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी से उन्होंने क्या मांगा? फाइनेंशियल हेल्प मांगा कि भाई मुझे मदद कर दो। तो उसे उन्हें हेल्प मिला, 7 मिलियन का लोन मिला उनको। कितने लोन मिला बेटा? 7 मिलियन का लोन मिला। 7 बिलियन का बेटा आपको लोन मिला भारत सरकार को। ठीक है, उन क्या बोलते हैं, ये मांगा कौन था बेटा? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि तुरंत पैसा मिल गया होगा मांगने से? नहीं बेटा, ये जो फाइनेंशियल एजेंसीज है, इंटरनेशनल एजेंसीज है, जिन्होंने लोन दिया, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक थे, उनका एक शर्त था। क्या शर्त है पता है? शर्त ये था बेटा कि अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो मैं दूंगा, बट उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन को बेटा फॉलो करना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन बेटा क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन ये है बेटा कि रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। देखिए यहां लिखा हुआ है, देखिए, फॉर अवेलिंग द लोन उनको मिल सकता है दिस इंटरनेशनल एजेंसी से, बट एक्सपेक्टेड टू इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाई, उनको क्या करना पड़ेगा? अपने भारत को क्लोज्ड इकोनॉमी से किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? ओपन इकोनॉमी में। क्लोज्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं? ऐसा इकोनॉमी जिसमें सिर्फ हम इन डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं, यानी अपने विद इन द ट्रेड में, विद इन द कंट्री में ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। क्लोज्ड ओपन इकोनॉमी क्या होता है? ऐसा इकोनॉमी जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल ट्रेड करते हैं। तो यहां पर शर्त यह था कि भाई तुमको अपना ओपन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। और क्या क्या करना पड़ेगा? रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को आने से जो तुम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो उसको हटा दो, प्राइवेट सेक्टर को आने दो। दूसरा, रिमूविंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द मेनी एरिया, कई सारे एरिया में जो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है उस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को हटा दो, जिससे लोग फ्रीडम होकर काम करें, तभी तुम्हारा ग्रोथ हो पाएगा। तीसरा, रिमूविंग द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, तुम अपने भारत से जो ट्रेड का रिस्ट्रिक्शन लगाए हो, ग्लोबल ट्रेड करने के लिए जो तुमने कोटा फिक्स किया है कि इतने लिमिट तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, जो रिस्ट्रिक्शन लगाया तुमने ट्रेड के लिए, उस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को भी हटा दो। 3 चीजों को हटाने बोला। पहला कि तुम अपने प्राइवेट सेक्टर को आने दो, दूसरा गवर्नमेंट को कम इन्वॉल्व करो हर जगह पे, और तीसरा
ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दो, देन मैं तुम्हें लोन दूंगा। तब उसके बाद उनको 7 बिलियन का लोन रेज्ड हुआ बाय फ्रॉम किससे? आपके IMF एंड वर्ल्ड बैंक से। क्लियर? देन उसके बाद फाइनली इंडिया एग्रीड टू कंडीशन, एग्रीड हो गई इस कंडीशन को वर्ल्ड बैंक एंड IMF से, देन एंड अमाउंट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसके बाद जब इन्हें लोन मिल गया, जब इंडिया को, हमारे भारत को, सरकार को जब लोन मिला, तब उन्होंने बेटा बनाया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या बनाया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यानी कि यहां तक बेटा इस एक लिमिट था, इसके बाद से हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का टॉपिक स्टार्ट है। यहां तक कल ही जाके चलते हैं। चलिए बेटा, अब आपको बता चुके हैं कि हमारे इकोनॉमी में क्राइसिस आ गया था, लोन भी हमें अच्छे खासा मिल गया। सरकार को जब लोन मिल गया, अब सरकार ने क्या किया? 1 जुलाई 1991 में हमारे भारत में एक नया पॉलिसी बनाया गया जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का मेन मकसद क्या था बेटा? क्या ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का? मेन मोटो ये था बेटा कि एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो। एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का मतलब इंटरनेशनल और इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड हो, जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो। ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ। हमारी इकोनॉमी में क्या है बेटा? ग्रोथ है। ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया हमारे भारत में 1 जुलाई 1991 में। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, मेन मोटो था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स ऑफ मेजर्स। इसमें 2 मेजर्स है बेटा, इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया बेटा। इस पॉलिसी को क्या उद्देश्य, ध्यान समझिए बेटा, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करके इसको बता रहा है। एक तो है बेटा आपका स्टेबलाइजेशन मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? शॉर्ट टर्म का क्या उद्देश्य है? शॉर्ट टर्म का 2 उद्देश्य ये है, पहला कि सुधार करना, करेक्टिव वीकनेस को हटाना ऑफ डेफिसिट बीओपी। जो डेफिसिट बीओपी हो रहा है, इट मींस एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है बेटा, हमको क्या करना है? उसको इक्वल बनाना है, यानी कि बैलेंस्ड बीओपी बनाना है। क्या बनाना है बेटा? बैलेंस्ड बीओपी बनाना है, यानी एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट। समझ गए? क्लियर? तो ये पहला उद्देश्य इसके अंदर हुआ। किसके अंदर बेटा? स्टेबलाइजेशन मेजर। एग्जाम में इसको देना है बेटा जरूर से। और दूसरा क्या इसमें किया बेटा? शॉर्ट टर्म के लिए महंगाई को कंट्रोल किया गया, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। क्लियर? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर में लॉन्ग टर्म का मेजर से, यहां पर लॉन्ग टर्म तरीके से सुधार किया था बाय द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। पहला कैसे? इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में एफिशिएंसी को बढ़ाना, अच्छे तरीके से काम करना, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो। समझ गए? उसके लिए किया गया। दूसरा क्या करने के लिए बेटा? इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, इट मींस ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने के लिए लाया गया। इंक्रीज इन द ग्लोबल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। समझ गए? ये 2 चीज को बेटा इंक्रीज करने के लिए लाया गया। इसको लॉन्ग टर्म हम कहते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म मेजर्स। इसका नाम है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर। ठीक है। तो 2 पार्ट्स में, 2 टर्म्स में क्लासिफाइड करके हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को बताया कि एक शॉर्ट टर्म के लिए है और एक लॉन्ग टर्म के लिए। अब आते हैं इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज कितने हैं इसमें। LPG क्या था बेटा? याद कर लीजिए। चलिए बेटा, अब उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के कंपोनेंट्स या उसके एलिमेंट्स क्या क्या है बेटा। 3 उसके कंपोनेंट्स है जिससे हमारा इकोनॉमी को बदला गया, सुधारा गया। तो 3 पॉलिसीज है, 3 कंपोनेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। जरा देखिए क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट्स, सबसे पहला हमारा पॉलिसी क्या है? लिबरलाइजेशन। क्या है बेटा? लिबरलाइजेशन। दूसरा बेटा आपका है प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा आपका है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है बेटा, तीनों को लाने का मेन मोटो क्या था? लिबरलाइजेशन इसलिए लाया गया बेटा कि लाइसेंस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। जैसे क्या होता था पहले कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर हमारे इंडिया में सेटअप करना चाह रही है अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन, अपना खुद का, तो उसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। तमाम कोर्ट कचहरी घूमो, लगभग कई सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करो, तब जाके उनको परमिशन मिलता था, लाइसेंस मिलता था, तब वो सेटअप कर पाते थे। तो इसके कारण कई ऐसे बिजनेसमैन थे, कई ऐसे एंटरप्रेन्योर थे जो पीछे हो गए थे, भाई नहीं करना, इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ कौन पूरा करेगा। तो सरकार ने ये सोचा भाई सबको इनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित, मोटिवेट किया जाए कि वो और अपना खुद का सेटअप करे बिजनेस, ताकि हमारा GDP ग्रोथ हो सके। तो उन्होंने क्या किया? लाइसेंस प्रॉब्लम को हटा दिया।
प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया तुमको फ्रीडम है, मतलब यहाँ पे फ्रीडम दिया गया है कि तुम अपना सेटअप कर सकते हो, नॉर्मल छोटे मोटे फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करो और देन तुम यहाँ पर अपने इकोनॉमी में खुद का सेटअप कर लो। तो लिबरलाइजेशन क्यों लाया गया? लाइसेंस प्रॉब्लम को हटाने के लिए। प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर इट मीन सरकार क्या करती है? दो चीज करती है, या तो अपना पूरा अपना ऑनरशिप क्या करती है? ट्रांसफर कर देती है। सरकार क्या करती है? पूरा अपना खुद का पूरा ऑनरशिप ट्रांसफर कर देती है। और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अपना कुछ शेयर हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, या तो पूरा ओनरशिप ट्रांसफर कर देगी या तो क्या करेगी? अपना कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। तो दो चीज करती है और यहां पर कुल मिला के ये है कि यहां पर पूरे इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन करना है, जिससे क्या हो सके? मैनेजमेंट अच्छा हो सके, बेरोजगारी कम हो जाए, पॉवर्टी कम हो जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। समझ गए मेरी बात ना? इसको कंट्रोल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया कि कोटा प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्राइवेटाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि ग्लोबल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो यहां पर मेन उद्देश्य यह था कि सरकार जो लिमिट लगा के रखी थी कि परमिशन लोगे तब तुमको ट्रांसपोर्ट करने देंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने देंगे, एक्सपोर्ट टैक्स लगेगा, इंपोर्ट टैक्स लगेगा। समझ गए? इतने सारी चीजों को देखते हुए लोग नहीं कर रहे थे, तो सरकार ने क्या किया? बोला कि तुमको फ्रीडम है, तुमको कोई परमिशन का प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, कोई ऐसा तुमको लिमिट नहीं होगा, ना तुमको कोई बाउंड्रीज को फेस करना पड़ेगा, बैरियर्स को फेस करना पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन लाया गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए, तो यानी परमिशन प्रॉब्लम को हटाने के लिए। तो यहां पर बेटा कुछ चीजें हैं जिसमें एलपीजी ने क्या किया? एलक्यूपी को रिप्लेस कर दिया। लिबरलाइजेशन क्यों आया? ताकि लाइसेंस हट जाए। प्राइवेटाइजेशन क्यों आया? ताकि कोटा प्रॉब्लम हट जाए। ग्लोबलाइजेशन क्यों आया? ताकि परमिशन प्रॉब्लम हट जाए। तो यहां तक कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन, स्टार्ट करते हैं बेटा। लिबरलाइजेशन के बारे में क्या बताया कि लिबरलाइजेशन क्या करता है कि आपके लाइसेंस के प्रॉब्लम को हटा देता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स को फ्रीडम देता है कि वो आके अपना प्राइवेट कंपनीज खोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे क्या लिखा है? लिबरलाइजेशन मींस द रिमूवल ऑफ द एंट्री एंड द ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। मतलब ये कि लिबरलाइजेशन क्या करता है कि जो रिस्ट्रिक्शन है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं खोल सकते, प्राइवेट सेक्टर हमारी इकोनॉमी में नहीं आ सकते, उस रिस्ट्रिक्शन को क्या करता है? रिमूव कर देता है, हटा देता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल। सरकार के पूरा कंट्रोल, जो सरकार ने पूरा कंट्रोल बना के रखा है इकोनॉमी में, उस कंट्रोल को हटाता है लिबरलाइजेशन। यानी कि डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि जो रेगुलेशन पावर है सरकार का, उसको हटाया गया है ना, उनको कम किया गया। ठीक, उसके बाद टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री के इकोनॉमिक पोटेंशियल जो हमारा है, जो प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा होता है, ठीक है, उसको बढ़ाया गया, उसको खोला गया। यानी कि हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो एक लॉक लगा हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर नहीं कर सकती है, उस लॉक को क्या किया गया? अनलॉक किया गया। उसके बाद उनको इंकरेज किया गया, किसको? प्राइवेट सेक्टर्स को और एमएनसीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को, ताकि वो हमारे इन्वेस्ट करे और हमारे एक्सपेंड करे, अपने बिजनेस को फैलाए चारों तरफ। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन के 5 रिफॉर्म्स है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। 5 रिफॉर्म्स है जिसका कोड हमने बनाया फिट, FFITT फिट। एफ से क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रिफॉर्म्स बदलाया गया। सेकेंड हमारा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फिर आई से क्या है बेटा? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिर आपका टी से क्या है? टैक्स रिफॉर्म्स। एंड देन टी से है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, यहां तक कर लीजिए, उसके बाद हम लोग रिफॉर्म्स की चर्चा करते हैं। चलिए बेटा, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पहला रिफॉर्म्स जिसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स का मेन मोटो क्या था कि आरबीआई जो अपना क्या करती, रेगुलेटिंग करती है, उसको क्या करता है, किसमें कन्वर्ट किया है? फैसिलिटेटर में। इट मींस आरबीआई काम क्या है? रेगुलेट करना, कंट्रोल करना बैंक्स को। तो यहां पर ये रिफॉर्म्स में क्या लाया गया? आरबीआई को ये बोला गया कि भाई तुम एक काम करो, तुम रेगुलेट के साथ साथ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करो। यानी रेगुलेटर को किस में कन्वर्ट किया गया? फैसिलेटर में कन्वर्ट किया गया। समझ गए?
of the financial sector. Clear? And the role of the RBI was reduced from the regulator to facilitator. उसमें किस में कन्वर्ट हो गया? रेगुलेटर से फैसिलिटेटर में कन्वर्ट हो गया. अब क्या क्या चेंजेस इसमें आए जरा ध्यान देंगे बेटा. सबसे पहला चेंजेस ये आया, चेंजेस इन द रोल ऑफ आरबीआई. सबसे पहला क्या आया बेटा कि आरबीआई के अंदर चेंजेस क्या आया, वही उसने क्या किया, अपने प्रोसेस को, अपने पॉलिसी को चेंज कर दिया. रेगुलेटर से किस में आ गया, वो फैसिलिटेटर में आ गया, क्योंकि भाई हमारे इकोनॉमी को डेवलप करना है. तो फाइनेंशियल सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए. तो रेगुलेटर को किस में कन्वर्ट किया गया, फैसिलिटेटर. ठीक है, फैसिलिटेटर. क्लियर. उसके बाद सेकंड हमारा क्या, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स. हमारा सेकंड मोटो क्या था फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का बेटा, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स. समझ गए. इट मींस हमारा यहां पर मेन मोटो ये किया गया, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनको इनकरेज किया गया कि तुम आप भी आए और यहां पर अपना बैंक सेटअप करें प्राइवेट सेक्टर का. देखिए, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक. बेटा एक चीज बता दे रहे, ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारी इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा रोल है. पता है क्यों? कि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग बैंक इनको माना गया है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक. सरकारी बैंक क्या होता है, बहुत स्लो काम करती है. जैसे एसबीआई बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया. ये सब जो बैंक है बेटा ना बहुत स्लो वर्क करती है. लेकिन अगर आपको देखा जाए कि इंडस्ट्रीज के लिए, एमएनसीज के लिए, हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए सबसे बेटर कौन सा बैंक पड़ता है पता है, प्राइवेट बैंक्स. तो प्राइवेट बैंक्स को इंकरेज किया गया, जिसमें आता है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स इसको कहा जाता है. ठीक है. तीसरा आता है इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. यानी जो लिमिट था कि फॉरेनर यहां इन्वेस्टमेंट एक लिमिट तक कर सकते हैं, उस लिमिट को तोड़ दिया गया. उनको यह बोला गया कि आप जितना चाहे उतना ही मेरे यहां इन्वेस्टमेंट करिए. जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा मेरे पास फाइनेंशियल हेल्प आएगा, फाइनेंशियल अर्निंग होगा, समझ गए, पैसा आएगा और हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा. उसके बाद इज इन द एक्सपेंशन प्रोसेस. बेटा एक्सपेंशन प्रोसेस को एज किया गया. एज का मतलब क्या होता है, बढ़ाया गया. एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब ये होता है बेटा कि जितने सारे बैंक्स है बेटा, उन बैंक्स को फ्रीडम दे दिया गया कि भाई तुम अपना ब्रांचेस खोल सकते हो कहीं पर भी. तो जितना ज्यादा ब्रांचेस खुलेगा उतना ज्यादा लोन मिलेगा, जितना ज्यादा लोन उतना ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होगा बेटा. तो यहां पर उनको क्या दिया गया, फ्रीडम दिया गया, एक रिलैक्सेशन दिया गया कि वो अपना चाहे जितना अपना ब्रांचेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. तो ये चारों बेटा इनके टर्म्स थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के. इसको कर ली, इसके बाद चलते हैं. चलिए बेटा, उसके बाद हमारा सेकंड रिफॉर्म्स पढ़ते हैं जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स. ठीक है बेटा. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या परिवर्तन आया बेटा, लिबरलाइजेशन का ये पार्ट है ना. तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में हमारी सरकार ने क्या किया, 1991 में उन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन के अंदर क्या लाया बदलाव, कि उन्होंने एक्सचेंज रिफॉर्म्स लाया. फॉरेन करेंसीज को लेकर के एक डिसीजन लिया. क्या डिसीजन लिया, कि सबसे पहला डिसीजन उन्होंने ये लिया कि डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज. क्या लिया काश, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी. इसका मतलब बेटा ये होता है ना कि अगर हमारे देश को ग्रोथ चाहिए तो पता हमारे देश को क्या चाहिए बेटा, हमारे देश को चाहिए फॉरेन करेंसीज. क्या चाहिए बेटा, जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. यानी हमारे आरबीआई के पास कस्टोडियन होना चाहिए प्रॉपर फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व. जितना ज्यादा रिजर्व होगा, जितना फॉरेन करेंसीज मेरे पास आएगा, उतना मेरे पास नेशनल इनकम बढ़ेगा. समझ गए. तो क्या ऐसा किया जाए जिससे फॉरेन करेंसीज मेरे पास आने लगे. पता क्या किया जाए, हम अपने देश में क्या करेंगे, अपने करेंसी के वैल्यू को कम कर देंगे. जैसे अगर मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री का व्यक्ति है, वो हमारे देश से कोई एक प्रोडक्ट लेता है जिसके बदले वो $1 पे करता है. कितना डॉलर बेटा, $1. यानी कि देखा जाए तो हमारे देश में $1 का वैल्यू मान लीजिए हो गया 85 रुपीज मान लीजिए. यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वो मुझे 85 रुपीज पे कर रहा है, देन उसको एक प्रोडक्ट ले रहा है. समझ गए. तो हम ये चाहते हैं ना कि बेटा मेरे पास फॉरेन करेंसीज आए, तो हम क्या करेंगे, अपने करेंसी का वैल्यू कम कर देंगे. अब हम क्या करेंगे, बोलेंगे ना कि अब यानी कि जो एक प्रोडक्ट 85 रुपीज का मिल रहा था उनको, अब हम क्या कर देंगे, उसको कर देंगे 80 रुपीज या 70 रुपीज, कम कर देंगे. तो एक बात बताओ, अगर हम प्राइस मान्य कम करेंगे तो क्या सामने वाली कंट्री हमसे ज्यादा खरीदेगी? हाँ, ज्यादा खरीदेगी. तो इस सिनेरियो में क्या होगा, जब हमने अपने करेंसी का प्राइस को कम कर दिया, डीवैल्यूएशन कर दिया हमने, तो उससे क्या हुआ, मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने लगा. क्या होने लगा बेटा, बढ़ने लगा. तो यही चीज है, डीवैल्यूएशन मींस द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी.
हमारे डोमेस्टिक करेंसीज का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करते। क्यों? टू ओवरकम द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991। जो 1991 के समय हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था, यही ना, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था और एक्सपोर्ट कम हो रहा था। तो इसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, सही करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रॉब्लम हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू कम करें। सेकंड पॉइंट बेटा, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्या करें बेटा, सेकंड क्या, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। दूसरा हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिफॉर्म्स है। इसमें क्या होगा, इसमें हमने ये किया कि पहले क्या होता था कि सरकार, आपने पढ़ा होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट में चैप्टर उसमें ये था कि 3 तरीकों से हम फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। पहले चलता था आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते थे। उसमें क्या होता था, गोल्ड सिस्टम और ब्रिटेन वुड सिस्टम के द्वारा अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, फॉरेन करेंसीज का प्राइस को अपने इंडिया में बताते थे कि इतना प्राइस होगा। सेकेंड आया बेटा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को यहां पर बोल रहा है कि सरकार ने बोला भाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होना चाहिए, यानी कि फॉरेन करेंसीज का दाम कितना होगा हमारे भारत में, वो कैसे पता होगा, बाय द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इट मींस मार्केट फोर्स, यानी ये कि हमारे पास मान लीजिए डिमांड इतना है, सप्लाई, जब एक पॉइंट पे जब इक्विलिब्रियम कटेगा तो वहां पर जो प्राइस होगा बेटा, वहां जो प्राइस होगा वो प्राइस हमारा होगा। और अगर डिमांड अगर बढ़ गया, शिफ्ट हो गया, तो प्राइस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिमांड अगर नीचे शिफ्ट हो गया तो प्राइस भी घट जाएगा। तो यानी कि सरकार ने बोला कि मार्केट फोर्सेस के द्वारा हमारा क्या होगा, प्राइस डिटरमाइन होगा। ये उन्होंने डिसीजन लिया जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। ये बदलाव आया, 2 रिफॉर्म्स से बदलाव आया। पहला डिवैल्यूएशन, हम अपने करेंसीज के वैल्यू कम कर दिए। दूसरा प्राइस को डिटरमाइन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्स। सेकेंड बेटा हमारा रिफॉर्म्स, थर्ड रिफॉर्म हमारा है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्री में परिवर्तन लाया गया, यानी पता है क्या लाया गया, वही लाइसेंस को खत्म कर दिया गया। कि लाइसेंस का इतना बड़ा झंझट था भाई यार, कोई लाइसेंस जिसके पास होगा वही इंडस्ट्री सेटअप करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गया। सरकार ने क्या किया, फ्रीडम दे दिया सबको कि वो अपने देश में जितना चाहे उतना इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। लेकिन बेटा 5 ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर लाइसेंस आपको चाहिए ही चाहिए। सुन रहे हैं, 5 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें लाइसेंस चाहिए। लेकिन उसके अलावा जितनी इंडस्ट्रीज है उसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो 5 इंडस्ट्रीज में कौन कौन सा इंडस्ट्री चला, देखिए अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कोई अल्कोहल बेच रहे बेटा तो उसमें को लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा, अल्कोहलिक ड्रिंक लाइसेंस चाहिए। सिगरेट्स के लिए लाइसेंस चाहिए, यानी टोबैकोज, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस या डिफेंस, कुछ डिफेंस का बेटा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ना, जैसे कि बंदूक, गन, रिवॉल्वर, राइफल, समझ गए, आर्मी इक्विपमेंट्स, तो उसके लिए भी बेटा लाइसेंस चाहिए। बिना लाइसेंस का नहीं बेटा, ना। उसके बाद और किसके लाइसेंस चाहिए आपको, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, जो एक्सप्लोज करने के लिए खत्म, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। हजार्डस केमिकल, कोई बेटा डेंजरस केमिकल बनाया जा रहा है एकदम, अब वही किसी को तो हम ऐसे फ्रीडम तो नहीं दे सकते भाई, इसके लिए भी लाइसेंस मेरे को चाहिए। तो ये 5 ऐसे इंडस्ट्रीज है जहां पर लाइसेंस बेटा डिनोट करिए एग्जाम में जरूर बेटा, ये स्टार मार्क है। 5 ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लाइसेंस चाहिए, उसके अलावा किसी भी इंडस्ट्री में लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो ये था बेटा हमारा पहला पॉइंट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स का, कि रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस। यहां पर लाइसेंस में क्या होता है, खत्म कर दिया गया, लेकिन 5 इंडस्ट्री को छोड़ करके। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिए बेटा। सेकंड पॉइंट उसमें क्या है बेटा हमारा, देखिए तो इंडस्ट्रियल वाले में कि डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकार का रोल खत्म कर दो इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है बेटा, कि सरकार का रोल अगर खत्म हो जाएगा तो जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर आएगा उतना बेहतरीन तरीके से हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा, क्योंकि सरकार के पास इतना आइडिया, इतना नॉलेज है नहीं जिससे वो ग्रो करवा सके। तो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और सरकार का रोल कम होना चाहिए। तो यही डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में सरकार का रोल कम कर दो। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया पब्लिक सेक्टर में, वॉज, जिसको जो पब्लिक कह रहा है ना बेटा कि 1991 के टाइम जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था तो जितने सारी दिव्यांश इंडस्ट्रीज थी बेटा, उन सारे इंडस्ट्रीज का पे जिसका कंट्रोल था सरकार का, उस सरकार के कंट्रोल को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्या कर दिया बेटा, कितने से कितने तक, फ्रॉम 17 टू, सोचिए 17 इंडस्ट्रीज में सरकार का कंट्रोल था, 17 से 3 इंडस्ट्री में सरकार का कंट्रोल बन गया। 17 से किस में शिफ्ट हो गई सरकार,
3 में सिर्फ 3 ऐसे इंडस्ट्री जिसमें सरकार का कंट्रोल प्रॉपरली पूरा है। एटॉमिक एनर्जीज जो बिजली पैदा, ठीक है बेटा, रेलवे और डिफेंस इक्विपमेंट, ये 3 इंडस्ट्रीज पे सरकार का कंट्रोल है। क्लियर? तो ये रिडक्शन किया गया। थर्ड पॉइंट बेटा आपका है डी रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बेटा आपको पता है ना, अगर हमें हमारे भारत को ग्रो चाहिए तो ग्रो करने के लिए बेटा हमारे इंडिया में लार्ज स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज आना चाहिए, ना कि छोटा मोटा दुकान। समझ गए? अगर छोटा मोटा कोई ज्यादा हम प्रमोट करेंगे तो भाई बड़ा नहीं आ पाएगा, और जब बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं खुलेगा तो क्या ग्रोथ हो पाएगा बेटा? नहीं ना। यहां पर क्या है कि एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या किया गया, उस पे जो रिजर्वेशन था, उनको जो सपोर्ट सरकार कर रही थी उसको थोड़ा कम करके किस पे फोकस करने लगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस करने लगी। इसको कहते हैं बेटा हम लोग डी रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट इसमें क्या आता है लास्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। बेटा ध्यान देगा, मोनोपोलीज, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। इसमें इसका मतलब बेटा ये है ना कि सिंपल वे में सरकार ने जो लिमिट लगा कर रखा था कि भाई इतना ही तुम लोग प्रोडक्शन करोगे, उससे ज्यादा नहीं, तो उस लिमिट को सरकार ने खत्म कर दिया कि आप जितना चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन करने का जो लिमिट हटाया गया है बेटा, इसको कहते हैं एमआरटीपी। एमआरटीपी, ठीक है, ये क्या कहते हैं बेटा इसको, एमआरटीपी एक्ट। क्या करता है, एबॉलिश द लिमिट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का लिमिट है उसको हटा दिया गया। समझ गए? तो ये था बेटा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स, परिवर्तन, बदलाव। उसके बाद हमारा रिफॉर्म्स आता है टैक्स रिफॉर्म्स। क्या आता है बेटा? टैक्स रिफॉर्म्स में सरकार ने कुछ चेंजेस लाया टैक्सेस में, टैक्सेस पॉलिसी में। आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, है ना मान्य? रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स क्या होता है? टैक्स रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पॉलिसी एक्सपेंडिचर इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। मतलब ये कि जो टैक्स पॉलिसीज में जो चेंजेस लाया गया, फिस्कल पॉलिसीज के अंदर जो चेंजेस लाया गया बेटा, उस चेंजेस लाने को रिफॉर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टैक्स रिफॉर्म्स कहते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफॉर्म्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है पता ही आपको? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो एक नॉर्मल पर्सन पे करता है, जिसमें टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने इनकम के बदौलत टैक्स पे कर रहा है, या प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट पे जो टैक्स पे किया जा रहा है, ये दोनों आता है डायरेक्ट टैक्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स पे आता है बेटा गुड्स एंड सर्विसेज पे, जिसको कहते हैं हम लोग जीएसटी। समझ गए? 2 टाइप्स के टैक्स आपको पता ही था। अब जरा पता करते हैं बेटा टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, जरा ध्यान देंगे बेटा। टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर फॉलोइंग मेजर्स क्या है? पहला है रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मतलब ये सरकार ने क्या किया, जो डायरेक्ट टैक्स था उसको सरकार ने क्या कर दिया, कम कर दिया, ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा हो और ज्यादा वो लोग इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं। ठीक है, फिर वही चीज सेम सरकार ने क्या किया, रैशनलाइजेशन इन डायरेक्ट टैक्स। सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स को भी थोड़ा क्या कर दिया, कम कर दिया, जिससे क्या हो सके, जितना ज्यादा उतना सेल हो सके, लोग खरीदे कंज्यूमर। नहीं तो भाई टैक्स बढ़ेगा तो लोग खरीदेंगे कम। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब सामान पे टैक्स, प्रोडक्ट पे टैक्स अगर ज्यादा लग जाएगा तो कस्टमर कम खरीदेंगे। तो हम चाहते हैं कस्टमर ज्यादा खरीदे तो भाई टैक्स कम कर दो, रैशनलाइज कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस प्रोसेस, टैक्सेशन प्रोसेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। नहीं पे करने का सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है कि भाई कितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या क्या करना पड़ता है, जिससे उन लोगों को उलझन लगता है और नहीं पे करते, और फिर हमारा सरकार के पास अर्निंग कम आता है। तो टैक्सेस अच्छे से प्रॉपरली सब पे करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, उस प्रोसेस को सिंपल बनाना पड़ेगा, साधारण सरल बनाना पड़ेगा, जिससे लोग जल्द अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी टैक्स पे कर सके। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस प्रोसेस, टैक्सेशन प्रोसेस, ये 3 पॉइंट्स बेटा इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर बेटा, टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर। ठीक है, यहां तक कल पे आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब उसके बाद हम लोग लास्ट रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, जिसका नाम है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। समझिए बेटा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, यानी व्यापार से रिलेटेड क्या परिवर्तन आया, गवर्नमेंट क्या उन्होंने चेंजेस लाया था इन 1991 में। जरा देखते हैं क्या क्या इसमें किया था बेटा। टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि हमारे इंडस्ट्रियल के प्रोडक्शन को पूरा ग्लोबल बनाया गया, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा दिया गया बेटा। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है बेटा कि कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब कंपटीशन इंक्रीज करना, और कंपटीशन इंक्रीज कब होगा, जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाया गया, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाया गया, जिसके वजह से कंपटीशन इंक्रीज होगा। दूसरा, to promote the foreign investment and technology into the economy, फॉरेनर्स को प्रमोट किया गया कि आप मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा इंडस्ट्री, हमारा जो इंडिया होगा वो ग्लोबल बनेगा और उनका ग्रोथ होगा। ऊपर से टेक्नोलॉजी भी वो लेके आएंगे, तो टेक्नोलॉजी में एडवांस होगा। ठीक है,
और क्या हुआ, टू प्रोमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। हमारे लोकल इंडस्ट्रीज में बेटा प्रमोट किया गया, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया गया, और उसके अंदर जो भी इंडस्ट्रीज में जो मशीन वगैरह यूज होता है उससे मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करने लगे। कौन सा टेक्निक बेटा? मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब एडवांस लेवल का, जो अपडेटेड वर्जन की टेक्नोलॉजी है जिससे प्रोडक्शन होता है वो लाए। यानी 3 चीजों पे ध्यान दिया, यहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया, और मॉडर्न टेक्निक्स को यूज किया गया जिससे हमारा ट्रेड यानी कि व्यापार अच्छा हो सके। ये रिफॉर्म्स हमारे इसके अंदर लाए गए। क्या कुछ फॉलोइंग मेजर्स, जरा ध्यान देंगे इसमें बेटा, इस रिफॉर्म्स के अंदर कुछ फॉलोइंग मेजर्स हैं। सबसे पहला मेजर बेटा ये है कि रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो सरकार ने एक लिमिट लगा के रखा था बेटा, एक क्या लगा के रखा था बेटा? एक लिमिट रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था कि इतना ही एक्सपोर्ट करोगे, इतना ही इंपोर्ट करोगे, उस लिमिट को हटा दिया गया। क्या कहते हैं बेटा? हटा दिया गया। पहला पॉइंट। दूसरा, एक्सपोर्ट करते समय जो हम टैक्स पे करते थे, एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे करते थे, उस एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया गया, फिर खत्म कर दिया गया। और इंपोर्ट करते समय जो टैक्स पे करते थे, जिसको हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, उसको भी कम कर दिया गया। क्या कर दिया बेटा? कम कर दिया गया। फिर इंपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस हमें चाहिए था, वो लाइसेंस को भी बेटा हटा दिया गया, रिलैक्सेशन दे दिया गया कि हम कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये चेंजेस हमारे इसके अंदर आए थे। यहां तक कर लीजिए बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें प्राइवेट यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी यानी कि जो सरकार है वो क्या करती है, अपना पूरा ऑनरशिप, अपना पूरा मालिकाना हक पूरा ट्रांसफर कर देती है, या अपना कुछ हिस्सा, शेयर जिसको बोलते हैं शेयर, वो क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को बेचती है। समझ गए? तो यहां पर प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल आएगा। किसका कंट्रोल आएगा बेटा? प्राइवेट सेक्टर का भी। तो ध्यान देंगे, प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। यहां पर पब्लिक सेक्टर से ऑनरशिप किस में ट्रांसफर हो जाता है? प्राइवेट सेक्टर में हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जो प्राइवेट हो गई है, प्राइवेटाइज हो गई है, प्राइवेट में कन्वर्ट हो गई है। जैसे क्या? IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, मारुति उद्योग, या IBP, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। ये सब बेटा आपके प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि हमारा यहां पर प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल उसमें आ चुका है। समझ गए? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन को भी लाया गया था, तो इसका मेन मोटो क्या था कि सरकार के कंट्रोल के बाहर होने लगा था हमारा इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बुलाया गया कि भाई तुम भी आओ और तुम अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाओ और कंट्रोल तुम भी बनाओ, तुम अपने अकॉर्डिंग इसको रेगुलेट करो। समझ गए बेटा? इसमें 2 तरीके से बेटा प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है सीधा। पहला, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक ट्रांसफर करते हैं, यानी सरकार या तो पूरी तरह अपना जमीन जायदाद, पूरा मालिकाना हक प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देगी, जिसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। और दूसरा या तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार क्या करती है, पूरा नहीं बेचती है, कुछ हिस्सा, शेयर बोल सकते हैं, हिस्सा मतलब शेयर, कुछ शेयर पार्ट्स अपना क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट करती है। ठीक है, देखिए लिखा है द सेलिंग द पार्ट, सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी शेयर, इक्विटी ऑफ द PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी पब्लिक सेक्टर का जो पार्ट है वो क्या करती है, ट्रांसफर करती है टू द प्राइवेट सेक्टर को, सेल आउट करती है कुछ पार्ट, उसको कहते हैं डिस सेविंग, डिस इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं बेटा? कुछ हिस्सा बेचती है, और इसमें क्या होता है, पूरा शेयर उसका बेच देती है अपना प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, तो यहां तक बेटा नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हमारा लास्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इट मीन्स व्हाट, कि हम यहां पर क्या है कि सरकार ने ग्लोबलाइजेशन कर दिया हमारी इकोनॉमी में, यानी कि फ्रीडम दे दिया है कि हम ग्लोबल ट्रेड कर सकते हैं, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। समझ गए? कोई परमिशन लेने की कंपलसरी, ऐसा परमिशन के लिए कंपलसरी नहीं है। समझ गए? तो ग्लोबलाइजेशन मींस द इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी को किससे इंटीग्रेट कर लिया गया, किससे ज्वाइंट कर दिया गया, वर्ल्ड इकोनॉमी से ज्वाइंट कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया, ज्वाइंट कर दिया गया थ्रू द रिमूवल ऑफ द बैरियर्स, जो भी बैरियर्स है उनको हटा करके।
जो भी बाधाएं थी, जो सरकार ने रोक रुकावट लगा के रखा था कि ये अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो उसके लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, ये कंडीशन फॉलो होना पड़ेगा, वो सारे बैरियर्स को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट पे। समझ गए? यानी हम जो ग्लोबल ट्रेड करते हैं, इट मींस जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसमें जो भी बैरियर्स था जिसके वजह से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर नहीं पाते थे, सरकार ने उसको पूरी तरह हटा दिया, यानी सबको फ्रीडम दे दिया कि वो आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का तीसरा पार्ट है, जिसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का फेवर में देखा जाए क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इससे क्या फायदा हुआ। ग्लोबलाइजेशन से ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, हमारे पूरे ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करने में बहुत फायदा हुआ, आसानी हुआ। समझ गए? जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजीली वे में होने लगा तो हम ग्लोबल ट्रेड को समझने लगे, हमारे इंडिया ग्लोबल ट्रेड को एक्सेस करने लगी, उस मार्केट को समझने लगी। दूसरा, एडवांस टेक्नोलॉजी आएगा भाई, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो वहां से एक अच्छा इंपोर्ट करके अच्छी टेक्नोलॉजी लाएंगे अपने इंडिया में, तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ प्रोडक्शन अच्छा होगा उस तरीके से। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आया। फिर हमारा इससे क्या हुआ, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर द लार्ज इंडस्ट्री। हमारे पास जितनी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस और ब्राइट हो गया, यानी उसके भविष्य का प्रोस्पेक्टस जो था वो बहुत ब्राइट हो गया, बहुत अच्छा हो गया ग्लोबल ट्रेड के वजह से। उसी तरह बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर द स्किल्ड पीपल, यानी कि ग्लोबल ट्रेड करने से एक और चीज फायदा क्या हुआ कि हम अपने एम्प्लॉयज, हमारे जो इकोनॉमी में जो भी स्टाफ वर्कर्स हैं, उस वर्कर को प्रॉपर हम अच्छी तरह का ट्रेंड करने लगे, वो ट्रेंड होने लगे, स्किल्ड होने लगे, उनके पास एक अच्छी स्किल, हुनर आने लगी, और हमारा उसके आधार पे इकोनॉमी ग्रो करने लगा। तो ये कुछ ग्लोबलाइजेशन के फेवर्स थे जो जिससे हमारा ग्लोबल करने से, ग्लोबलाइजेशन करने से ये फायदा हुआ। ग्लोबल मार्केट एक्सेस, टेक्नोलॉजी आया, इंडस्ट्री में अच्छा बेटर रिस्पॉन्ड मिला, और स्किल्ड पीपल हमारे यहाँ होने लगे ट्रेनिंग के द्वारा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया बेटा हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसके बाद कुछ टॉपिक आपके सिलेबस से कट चुके हैं, जैसे मैं आपको बताया कि आउटसोर्सिंग कट चुका है ना, और भी 2-3 जो टॉपिक्स है वो कट चुके, WTO आपको कट चुका है। अब उसके बाद बेटा आपका आता है डीमोनेटाइजेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट GST, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, नोटबंदी। यहां पर क्या हुआ कि हम अपनी इकोनॉमी से हायर वैल्यू की करेंसीज को क्या कर लिए, डिमोनेटाइज कर दिए, यानी कि उसको रोक दिए, उसको मार्केट में, इकोनॉमी में सर्कुलेट करने से क्या कर दिए, रोक दिए, स्टॉप लगा दिए। समझ गए? तो सरकार ने क्या किया, यानी 8 नवंबर 2016 में सरकार ने अनाउंस किया कि जिसके पास 500 और 1000 का करेंसी है वो जल्द से जल्द जाके बैंक से एक्सचेंज करवा ले और अपना पुराना करेंसी 500-1000 का बैंक में डिपॉजिट कर दे। तो इससे ये फायदा हुआ कि जो भी ब्लैक मनी कमा रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, अब उनके पास जितना एक्सेस पैसा पड़ा होगा, जब वो बैंक से जाएंगे एक्सचेंज कराने, तो बैंक उनके पे क्या करेगी, रेड मारेगी, चालान करेगी, भाई तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया, तो फिर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो भी चोर थे उससे पकड़ाने लगे। तो सरकार का मेन मोटो यही था, ब्लैक मनी को रोकने के लिए, करप्शंस को रोकने के लिए। क्लियर? 500 और 1000 को लीगली बैन कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब ये करेंसी चला गया था, जब 500-1000 करेंसी जब बेटा डिमोनेटाइज हो गया था, रोक दिया गया था, तो उस समय 2000 का करेंसी आया था, 100 का न्यू करेंसी आया था, है ना, 50 रुपीज का न्यू करेंसी आया था। उसी तरह 2000 का करेंसी आया था, वो भी सर्कुलेट हो रहा था, है ना, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक सर्कुलेट हुआ, 22 तक सर्कुलेट, 23 में आते आते बेटा सरकार ने देखा भाई ये 2000 करेंसी ज्यादा सर्कुलेट हो नहीं पा रहा है, इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जल्दी वो क्या बोलते हैं, उसका फुटकर नहीं हो पा रहा है ना, तो इसको सरकार ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, इसको भी डिमोनेटाइज कर दिया। तो ये भी बेटा जरूर से इंडिकेट करिए कि आरबीआई ने 19 मई 2023 में सरकार आरबीआई ने क्या किया, 2000 के करेंसी को विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया बेटा, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, करेंसी नोट्स फ्रॉम द सर्कुलेशन से। क्लियर? तो यहां तक कर लीजिए, फिर उसके बाद उसका फीचर पढ़ते हैं। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ बेटा, नोटबंदी हुआ, तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं। डीमोनेटाइजेशन आने से क्या हुआ, नोटबंदी होने से, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, बेटा सरकार को टैक्स को मेजर करने में बहुत आसानी हो गया कि कितने टैक्स पे हो रहे हैं, कितने टैक्स
पे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर एक अपना सिस्टम सेट कर लिया था गवर्नमेंट ने कि हाँ अब से क्या किया जाएगा कि जो भी टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको प्रॉपर मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक मनी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा, टैक्स एविशन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेट और एक्सेप्टेड। मतलब ये बेटा कि जो लोग टैक्स लेट पे करते हैं, टाइम से पे नहीं करते हैं, अब उनको टाइम टू टाइम अपडेट करने में आसानी होगा और उनसे टैक्स लेने में भी आसानी होगा। तीसरा, चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि डीमोनेटाइजेशन होने से क्या हो गया, चैनलाइजिंग हो गया। जो लोग सेव करके ब्लैक मनी कर रहे थे अब वो क्या हो गया, प्रॉपर सेव होने लगा, लेकिन किस फॉर्म में, फाइनेंशियल सिस्टम के फॉर्म में सेव होने लगा। अब लोग बैंक में सेव करने लगे प्रॉपर जाके, तो इससे क्या होने लगा कि लोगों के पास कितना पैसा है सरकार उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करने लगी। मतलब उनको, सरकार को प्रॉब्लम नहीं हो रहा था कि कितने लोगों के पास कितना पैसा है, सारा पैसा क्या हो रहा था, फाइनेंशियली तौर पे सेव हो रहा था। समझे, लोग पहले क्या करते, प्रॉपर अपने पास सेव कर रहे थे, लेकिन अब सब बैंक में। तीसरा, कैशलाइट इकोनॉमी होने लगा, यानी सर अब हमारा जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ तो हमारा कैशलेस इकोनॉमी हो गया, सारा जो भी ट्रांजैक्शन होने लगा सब ऑनलाइन पेमेंट होने लगा। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो ब्लैक मनी होने के चांसेस और भी कम हो गए। तो ये डीमोनेटाइजेशन आने से ये चीजें बेटा हमारे भारत में देखने को मिली। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा लास्ट टॉपिक जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी बेटा किसको रिप्लेस करके आया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस को। आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बहुत सारे टैक्सेस आते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, देयर आर लॉट्स ऑफ टैक्स हमारे हम इनडायरेक्ट टैक्स में देखने को मिलते थे। लेकिन लोग क्या होता था कि इस सारे टैक्सेस के नाम से लोग बिजनेस से दूर भागते थे। तो सरकार ने क्या किया कि लोगों को इनकरेज करने के लिए कि भाई तुम लोग अपना सेटअप करो, तो करने के लिए उन्होंने क्या किया कि टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंपल फॉरवर्ड नाम दिया जिसका नाम था जीएसटी। इसके अंदर 4 टैक्सेस आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 दिया है, 4 होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और लास्ट होता है यूटीजीएसटी का मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में आपको 3 है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब जरा इसमें देखते हैं क्या लिखा है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट के थ्रू पास कब हुआ था, 29 मार्च 2017 में, और ये अप्लीकेबल कब हुआ था हमारे भारत में, 1 जुलाई 2017 को। समझ गए। इसको कहा क्या कहा जाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स के नाम से कहा जाता है। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं बेटा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिस इज द इंट्रा स्टेट। ये क्या होता है बेटा, समझ गए, ये हमारे इंट्रा स्टेट होता है, यानी कि हमारे विद इन स्टेट के अंदर का कहा जाता है। जो हमारे विद इन स्टेट के अंदर अगर हम लेन देन कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए यूपी में रहते हैं और यूपी में हम लेन देन कर रहे हैं बेटा, तो उसमें जो टैक्स कटेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला करके होगा। अगर मान लो कि सीजीएसटी 6% है तो एसजीएसटी भी कितना होगा, 6% होगा। समझ गए मेरी बात। तो एसजीएसटी क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी में बेटा ये कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी में कलेक्ट कौन करता है, इसको भी इंट्रा स्टेट टैक्स कहते हैं। कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। और ये दोनों को दोनों हमारा विद इन स्टेट होता है, हमारा विद इन द स्टेट के अंदर होता है। क्लियर। और आईजीएसटी जो होता है बेटा हमारा आउटसाइड स्टेट होता है, यानी कि मान लीजिए हम यूपी में रहते हैं और महाराष्ट्र से हम बेटा कोई सामान खरीद रहे बेच रहे, ये आईजीएसटी यहां पर लगेगा। तो आईजीएसटी में इसको कहते हैं इंटर स्टेट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंटर स्टेट टैक्स कहते हैं, विच इज कलेक्टेड बाय द ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ कौन कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का 6% मिला करके यानी कि 12% टैक्स चार्ज किया जाएगा। समझ गए, यहां तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है। हमारे जीएसटी जो आया उसके बेनिफिट्स क्या है बेटा। तो पहला है कि रिडक्शन इन द ओवरऑल टैक्स बर्डन। जो भी टैक्स के इतने सारे बर्डन थे, जैसे लोगों को लगता था कि भाई ये भी टैक्स पे करना, वो भी टैक्स पे करना है, तो इतने सारे बर्डन्स को क्या हुआ, अब कम कर दिया गया। सरकार ने क्या किया, सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया जिसका नाम रखा जीएसटी। तो यहाँ पर जो टैक्स के बर्डन थे वो कम हो गए। दूसरा,
कि नो हिडन टैक्सेस, जो भी एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते थे बाद में सरकार लेते थे, या ऐसा लोगों को लगता था कि बाद में फिर हमको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी टैक्सेस है वो आपके सामने है, वही आपको पे करना है, उसके अलावा कोई टैक्स छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। तीसरा कि डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के जो हमारा नेशनल मार्केट इतना ग्रो कर रहा था, तो जीएसटी के आने की वजह से बेटा और अच्छा होने लगा और डेवलप हो गया। क्लियर। उसके बाद हमारा दिया है हायर डिस्पोजल इनकम इन हैंड एजुकेशन एंड एसेंशियल नीड्स। मतलब ये बेटा कि जो हमारा क्या बोलते हैं डिस्पोजल इनकम है, यानी लोगों का इनकम है जिससे वो खर्चा करते हैं। डिस्पोजल इनकम क्या होता है? ऐसा इनकम जो लोग खर्चा करते हैं, स्पेंड करते हैं कंज्यूम करने के लिए। तो लोगों का क्या वो इनकम बढ़ने लगा, लोग और ज़्यादा कंज्यूम करने लगे। क्यों? क्योंकि टैक्स थोड़ा सा कम हो गया, टैक्स मर्ज हो गया ना, तो जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगता था वो अब क्या हो गया? कम हो गया। तो कम होने से लोगों को क्या हुआ कि डिस्पोजल इनकम बेटा जो था वो क्या हो गया? हायर हो गया, ठीक है, और ज़्यादा लोग कंज्यूम करने लगे। फिर कस्टमर टू हैव द वाइडर चॉइस, भाई कस्टमर के पास चॉइस बहुत ज़्यादा आने लगा, है ना। टैक्स का रेट सब में जब कम हो गया तो लोगों के पास ज़्यादा ऑफर आने लगा गुड्स एंड सर्विसेज का, कि ये भी गुड्स है, ये भी गुड्स है, ये भी गुड्स है। तो कस्टमर के पास चॉइस की भंडार बहुत ज़्यादा थी, यानी वाइडर चॉइस का ऑप्शन आने लगा। किसके वजह से? जीएसटी आने के वजह से, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज्ड इनकम एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी बढ़ने लगी। भाई जीएसटी टैक्स हमारा जब कम होगा तो लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, बिजनेस ज़्यादा सेटअप करेंगे, समझ गए। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि भाई टैक्स का मेरे पास अब बर्डन नहीं है, तो बर्डन नहीं है तो भाई चलो ग्रो करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा और बढ़ने लगा, ठीक है। फिर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, समझ रहे हैं भाई टैक्स का रेट कम हो रहा है तो लोगों को क्या हो रहा है? लोगों का इनकम बढ़ रहा है, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारे चीजें बेटा बेनिफिट्स हैं हमारे जीएसटी के आने की वजह से, ठीक है। तो यहां तक कर ली, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक यानी कि लास्ट पॉइंट है हमारा जीएसटी का, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के हमारे फीचर्स क्या है, ठीक है। तो पहला फीचर बेटा ये है सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा जीएसटी क्या है? वन नेशन वन टैक्स, यानी एक बार आपका टैक्स पे करना है, ऐसा नहीं कई सारा टैक्सेस में पे करना है, बस कुछ ही टैक्सेस में आते हैं, जैसे सेंट्रल गुड्स, स्टेट गुड्स, है ना, दोनों को मिला करके हमारा होता है। अगर विद इन स्टेट हो रहा है तो दोनों को एक साथ हो रहा है, और अगर मान लीजिए आउटसाइड हो रहा है, आउटसाइड स्टेट में, तो हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स हो रहा है, ठीक है। ये चीज आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है बेटा? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स इसको कहते हैं। बेटा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये होता है कि जिस स्टेट में हम जैसा कंजम्पशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग मेरा टैक्स लगेगा। अगर मान लीजिए हम विद इन स्टेट अगर हम टैक्स गुड्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो हमारा CGST और HGST आएगा, और अगर हम मान लीजिए आउटसाइड स्टेट हम कंजम्पशन कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा IGST आएगा। समझ गए मेरी बात? तो जैसा कंजम्पशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स लगेगा। उसके बाद आता है बेटा GST ऑन द इम्पोर्ट। हमारे इम्पोर्ट पे GST कुछ लगता है, अगर हम गुड्स आउटसाइड कंट्री से कुछ कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ इंपोर्ट करते समय टैक्स पे करते हैं, ठीक है, उसको GST ऑन इम्पोर्ट कहते हैं। फिर आता है GST रेट्स। बेटा कुछ GST के रेट्स हैं, हम आपको बता दें कुछ एसेंशियल गुड्स हैं जो हमारे नीडी गुड्स हैं, जो हमारे लिए जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, उसमें GST हमारा नहीं लगता, 0% GST लगता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पूरा GST का स्लैब दिया हुआ है कि 5% लगता है, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28, यानी मैक्सिमम हमारा GST स्लैब में हमारा हाईएस्ट कितना है बेटा? 28 है। यानी कि हमारे टोटल 1 2 3 4 4 टैक्सेस के रेट्स हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? 4 टैक्सेस स्लैब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्लैब। अब जैसे देखिए बेटा, अगर हम विद इन स्टेट खरीदेंगे तो ये हो गया 2.5 टैक्सेस हो गया, है ना। और अगर हम आउटसाइड स्टेट से खरीदेंगे तो एक ही बार हमारा मिला के 5% होगा। उसी तरह अगर मान लीजिए इसका भी है कि अगर विद इन स्टेट खरीदेंगे तो CGST हमारा 6%, ये 6% आधा आधा ये लगेगा, है ना। अगर मान लीजिए एक आउटसाइड स्टेट से खरीदेंगे तो इकट्ठा हमारा 12% लगेगा। तो ऐसे करके अलग अलग हमारा जैसे हम जिस स्टेट से खरीद रहे हैं वैसा टैक्स लगेगा। ये GST के टैक्स के रेट है, अगला फीचर। उसके बाद हमारा क्या बेटा? GST का पेमेंट। आप GST का पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, नेफ्ट, है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहें उस तरीके से आप GST का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बेटा है कि अप्लीकेबल ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, उसी पे बेटा हमारा क्या लगता है? GST लगता है। तो ये कुछ हमारे 5-6 फीचर्स थे बेटा हमारे GST के, और ये चैप्टर हमारा हो गया है समाप्त। आई होप आपको मेरा वीडियो ये बहुत अच्छा लगा हो। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।